हेलो दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे उन प्रश्नों को जो अमूमन टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम में आते हैं और जो बहुत इजी होते हैं लेकिन कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम और सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन आर की तरफ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, रामायण में कला के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, रामायण में कला के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प है आलेख, चित्रास्म, षडंग और शिल्प। तो जो षडंग है, ये षडंग कामसूत्र की जो टीका है जयमंगला, वहां से उत्पन्न हुआ शब्द है, लेकिन रामायण यहाँ पे पूछा गया है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा शिल्प। शिल्प कला के लिए रामायण में उपयोग किया गया शब्द है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने किसे अजंता की अनुकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जब अजंता की शैली के बारे में प्रश्न आता है, अजंता शैली से संबंधित या अजंता चित्रों से संबंधित सवाल आते हैं, तो वहाँ पर ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने किसे अजंता की अनुकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा था। तो यहाँ पर विकल्प है ईबी हैवेल, लेडी हेरिंगम, मिसेज स्पीयर और मेजर रॉबर्ट गिल। तो मेजर रॉबर्ट गिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वाचस्पति गैरोला ने अजंता के चित्रों को कितने भागों में विभक्त किया। 1, 2, 3 या 4। तो वाचस्पति गैरोला जी जो हैं वे भारतीय चित्रकला के ऊपर इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है और ये इतिहासकार, कला समीक्षक हैं और इन्होंने जो अजंता के चित्रों पर अपना अध्ययन किया और अजंता के चित्रों को जो इन्होंने भागों में बांटा, तो वो भागों में बांटा था इन्होंने 3 भागों में। जो इनका पहला भाग था वो था अलंकारिक, दूसरा रूपवैदिक और तीसरा जातक। यानी कि इन 3 कैटेगरियों में अजंता के चित्र बनाए गए हैं। तो वाचस्पति गैरोला जी ने अजंता के चित्र को 3 भागों में बांटा था। चौथा प्रश्न है, पर्सी ब्राउन ने पूर्वी देशों की चित्रकला को डैश प्रधान माना है। पर्सी ब्राउन भी कला आलोचक, कला समीक्षक हैं रहे। उनके अनुसार पूर्वी देशों की चित्रकला को डैश प्रधान माना है। तो क्या माना है? रंग प्रधान, छाया प्रधान या रेखा प्रधान या प्रकाश प्रधान। तो पर्सी ब्राउन ने पूर्वी देशों की चित्रकला को रेखा प्रधान कला माना है और पश्चिमी देशों की जो कला है उनको जो पर्सी ब्राउन ने माना है वो छाया और प्रकाश प्रधान माना। तो जहां यहां पर जो प्रश्न पूछा है उसके अकॉर्डिंग रेखा प्रदान इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, ज्यामिति में प्रयोग की जाने वाली रेखाओं में बिंदुवार या बिंदुदार रेखा प्रकट करती है। पहला दी हुई रेखा को, दूसरा है उत्तर की रेखा को, तीसरा है क्रिया की रेखा को और चौथा विकल्प है दक्षिण की रेखा को। तो यहाँ पे बता दिया जाएगा आपको कि ये बिंदुदार रेखा क्या है। जैसे आप कोई ट्रायंगल बना रहे हैं और यहाँ पे किसी प्रकार का कर्ण को दिखाने के लिए इस तरीके की डॉटेड लाइनें बनाई गई होती हैं, तो ये इन लाइनों की बातें कर रहे हैं। तो ये लाइनें क्या हैं? तो ये जो लाइनें होती हैं ज्योमेट्रिकल आर्ट में, जब हम डॉटेड लाइनें बनाते हैं, वो क्रिया की रेखा को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती हैं। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, चित्रपट यानी टेपेस्ट्री इसका एक प्रकार है। तो किसका प्रकार है ये? वस्त्रकला का, मूर्तिकला का, मुद्रण कला का या चित्रकला का। तो टेपेस्ट्री जो है यानी कि चित्रपट, वो
वस्त्र कला का एक प्रकार है। और दूसरा मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि जब भी आप कोई प्रश्न कीजिए उसको आप ध्यान से पढ़िए, तो वहीं पर उसका उत्तर छुपा होता है। देखिए इसमें चित्र और पट दो शब्दों का ये मेल करके एक शब्द बना है, चित्र धन पट। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो चित्र पट, यानी कि पट जो है संस्कृत में वस्त्र के लिए कहा गया है। इसी से आप देखा होगा आपने कि पटचित्र, पटचित्र शब्द भी यहीं से उत्पन्न होता है, पट से। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको उल्टा पढ़ें तो पटचित्र है ना, तो आप इससे वस्त्रकला तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 7वां प्रश्न है, खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला था? तो ये किस चित्रकार को मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर, AR चुगताई, मोलाराम या राजा रवि वर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान चुगताई जी को खान बहादुर का खिताब प्रदान किया गया था। अब हम देखते हैं हमारा जो 8वां प्रश्न है वह है निम्न जनजातीय, निम्न में 8वां प्रश्न है, निम्न में जनजातीय कलाकार कौन है? मोलाराम, अनुपम सूद, MF हुसैन या लतिका वैष्णव? तो यहाँ पर MF हुसैन, अनुपम सूद और मोलाराम ये जनजातीय कलाकार नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लतिका वैष्णव। और लतिका जी जो है छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं पे आधारित करके चित्र बनाती हैं, जो वहाँ की जनजातीय कलाओं में एक कला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लतिका वैष्णव। 9वां प्रश्न है, बाटिक कला को किस पर किया जाता है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है बाटिक कला के ऊपर। तो बाटिक कला को किस पर किया जाता है? काष्ठ पर यानी लकड़ी पर, चमड़े पर, भित्ति पर अर्थात दीवार पर या कपड़े पर? तो आप देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा कपड़े पर। बाटिक एक टाई एंड डाई का ही एक फॉर्म होता है जिसमें कपड़े पर मोम लगा करके उस जगह को ढक दिया जाता है, और जब उसको रंगा जाता है तो जहां पर मोम लगा होता है वहां पे रंग नहीं चढ़ता और बाद में उस मोम को छुड़ा दिया जाता है, तो उससे एक बहुत ही अच्छा डिजाइन बन जाता है उस पे। तो इस कला को कहते हैं बाटिक कला। 10वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की लोक कला क्या है? चिकनकारी, मंडला, रोगन और कलमकारी? इनमें से 4 क्या है? तो आप देखिए यहां पर आप एलिमिनेट करके भी इसका सही उत्तर जान सकते हैं। देखिए चिकनकारी ये लखनऊ में होता है यानी कि उत्तर प्रदेश, रोगन ये कच्छ में होता है यानी कि गुजरात, मंडला यानी कि ये बुद्धिस्ट है यानी कि तिब्बत या सिक्किम, नेपाल इनसे संबंधित होगी, और कलमकारी तो एक बच जाता है हमारे पास कलमकारी। और कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख लोक कला है जिसमें एक सूती वस्त्र पर चित्र बनाए जाते हैं। द्वादश फलक में रहने वाले मुखों की संख्या है? तो द्वादश फलक में रहने वाले मुखों की संख्या है 4, 12, 8 या 16। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि प्रश्न को अगर आप समझ जाएंगे तो उत्तर भी आप समझ जाते हैं। द्वादश, यहाँ पे द्वादश फलक की बात करें यानी कि अगर आप इसको संधि विच्छेद करते हैं, फलक अलग हटा देते हैं, तो द्वादश शब्द आपके पास मिल जाता है। और संस्कृत में द्वादश कहा जाता है 12 के लिए, 12 के लिए, ठीक है। जैसे आपने एकादश सुनते हैं ना, एकादश क्रिकेट यानी कि जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, एकादश या एकादशी है ना। उसके बाद आता है द्वादशी यानी कि द्वादश यानी कि 12। तो जो द्वादश फलक होता है उसमें 12 उसके मुखों की संख्या होती है, यानी कि मुख से मतलब इसके साइड होते हैं, 12 साइड होते हैं, इसलिए इसको द्वादश फलक कहा गया है, ठीक है। 12वां जो प्रश्न है वह है, अजंता के किस गुफा में लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति स्थित है?
तो ये है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 26। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुफा संख्या 26। जो अजंता की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति है, इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, मुगल शैली के चित्रों पर कलाकारों के नाम किस भाषा में लिखे हैं? तो आपने देखा होगा कि जो मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उन पर जो लिखा गया है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। और भारतीय चित्रकला में जितने भी जब से शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि कलाकारों के नाम अमूमन नहीं मिलते हैं। तो माना जाता है कि मुगल शैली से चित्रों पर नाम लिखना शुरू हुआ था। और फारसी भाषा में इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मुगल जो साम्राज्य था उनकी आधिकारिक जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। 14वां प्रश्न है, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र किस कलाकार का है? मनोहर, अबुल हसन, मंसूर और बसावन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन का चित्र है ये। 15वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग स्मारक के वास्तुकार कौन है? जो जलियांवाला बाग अमृतसर में है स्थित, उस जो स्मारक है उसके वास्तुकार, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फला बिल्डिंग या फला जो स्मारक है, मॉन्यूमेंट है, उसके वास्तुकार के नाम वास्तुकार कौन है? तो जो विकल्प है, लुटियंस, चार्ल्स कोरिया, बेंजामिन कॉफमैन पोलक और ली कार्बुजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन कॉफमैन पोलक। 16वां प्रश्न है, 1970 में आर्टिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट किसने चलाया था? राम गोपाल विजयवर्गीय, लेडी हेरिंगम, जे स्वामीनाथन और सतीश गुजराल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे स्वामीनाथन, यानी जगदीश स्वामीनाथन जी ने 1970 में आर्टिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाया था। तो इस प्रकार जितने भी कला आंदोलन आपको पढ़ लेने चाहिए। वहां से कई बार सन पूछ लिया जाता है, कई बार किसी आंदोलन की शुरुआत कैसी हुई ये आ जाता है। ठीक है। 17वां प्रश्न है, भारत में मेहराब और गुंबद किन शासकों की देन है? मुगल, तुर्क, मौर्य और वाकाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्क। अब आप देखिए, मेहराब और गुंबद जो दोनों फॉर्मेशन है ये टर्किश फॉर्मेशन है, तो ये तुर्क से आए थे। और जो तुर्क शासक थे उन्होंने भारत में ये वास्तुकला में शुरू किए थे। 18वां प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये बहुत ही रिपीट होता है, किसे पूर्व का रैफेल कहा जाता है? अबुल हसन, ख्वाजा अबू समद, बसावन और विहजाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विहजाद को पूर्व का रैफेल कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड में डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है? देहरादून, पंतनगर, हरिद्वार और काशीपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशीपुर। और जो डिजाइन सेंटर है, ये जो डिजाइन सेंटर है ये टेक्सटाइल डिजाइन से संबंधित है। ठीक है, ये जो टेक्सटाइल होते हैं यानी कि वस्त्र, उससे संबंधित सेंटर है ये। वहां पर वस्त्रों से संबंधित डिजाइन बनाए जाते हैं। तो ये डिजाइन सेंटर जो है काशीपुर में है। उत्तराखंड में मात्र एक है ये। 20वां प्रश्न, मौलाराम के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहां आयोजित हुई? 1910 इलाहाबाद में, 1905 में श्रीनगर, 1960 कोटद्वार या 1955 पेरिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1910 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी मौलाराम की प्रथम जो प्रदर्शनी लगी थी मौलाराम के चित्रों की। और ये जो प्रदर्शनी आयोजित की थी ये बैरिस्टर मुकंदी लाल जी ने आयोजित करवाई थी। 21वां प्रश्न है, अशोक स्तंभ को भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, 25 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और जो लॉइन कैपिटल है अशोक स्तंभ, इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आप डिटेल में इस अशोक स्तंभ के बारे में जानकारी रखनी आवश्यक है, क्योंकि कई बार यहाँ पे
ये पूछ लिया जाता है कि किस पुष्प के ऊपर खड़े हैं, कितने इसमें शेर बने हुए हैं, कौन कौन से पशु इसकी चौकी पे बने हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए अशोक स्तंभ। तो आप इसको भी जरूर इसका अध्ययन कीजिए। 22वां प्रश्न है, भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां प्रचलित हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 शैलियां भारत में मंदिर निर्माण की प्रसिद्ध है, द्राविड़, बेसर और नागर। और इसको सही याद करने का जो मैंने फंडा खुद क्रिएट किया है वो है द्राविड़, यानी कि द्राविड़ से आप ये याद कर लीजिए राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो है किस में खेलते हैं? क्रिकेट में, पिच के ऊपर। तो जो द्राविड़ शैली की जो मंदिरों की आधारशिला होती है, यानी कि जो उनका चबूतरा होता है वो इस तरीके का होता है, यानी कि आयत के फॉर्म में होता है। और बेसर जो होता है वो गोल फॉर्मेशन में होता है, यानी कि बिना सिर के, बेसर, ठीक है, बेसर। और जो नागर है वो इस तरीके के आयताकार में होता है। तो आप इस तरीके से अपने कोई फंडे क्रिएट कर सकते हैं जो आप याद कर सकें। 23वां प्रश्न है, लोक कला ऐपण को किस पर किया जाता है? यानी कि जो ऐपण है, सबसे पहले तो इसको जानते हैं ऐपण कहाँ की लोक कला है। ये उत्तराखंड की लोक कला है। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो ये किस पे बनाई जाती है? काष्ठ पर, चमड़े पर, छत पर और भूमि पर। तो सही उत्तर हो जाएगा ये भूमि पर बनाई जाती है, ठीक है। 24वां प्रश्न है, सिख शैली चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन से थे? चंडीगढ़, अमृतसर व होशियारपुर, कश्मीर, लाहौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर व होशियारपुर सिख शैली चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे। 25वां प्रश्न है, कांच तथा पत्थर के टुकड़ों से बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? रिलीफ, मोज़ैक, म्यूरल, फ्रेस्को। तो इसका सही उत्तर जाएगा मोज़ैक, यानी कि हिंदी में इसको मणिकुट्टम भी कह लेते हैं। 26वां प्रश्न है, परली आंख किस शैली की विशेषता है? परली आंख किस शैली की विशेषता है? मुगल शैली, अपभ्रंश शैली, पाल शैली या पहाड़ी शैली? सबसे पहले तो देखिए परली आंख ये होती क्या है। परली आंख जो आप देखोगा आपने, तो इसका सही उत्तर मैं बता दूं आपको, ये परली आंख जो है अपभ्रंश शैली में आती है। परली आंख की विशेषता है किसकी? अपभ्रंश शैली की। और परली आंख क्या होती है? आपने इस तरीके से देखे मानवाकृति देखी होगी। तो यहाँ पर एक नेत्र तो यहाँ पे इस तरीके से बना होता है और दूसरा नेत्र इस तरीके से निकला हुआ है। टेक्निकली देखेंगे तो हम ये दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो इसके साइड में छुप जाएगा, यानी कि एक चश्म चेहरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी आंख है, ये वाली आंख, ये बाहर निकली हुई दिखाई देती है, तो इसी को परली आंख कहा गया है। और अपभ्रंश शैली के अमूमन सारे चित्रों में परली आंख दिखाई देती है और यही इसकी प्रमुख विशेषता बन गई है। इसी प्रकार आप अपभ्रंश शैली के चित्रों को पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इस उत्तर को दे सकते हैं। 27वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र काली किसका है? ज्योति भट्ट, तैयब मेहता, विकास भट्टाचार्य या लक्ष्मा गौड़? तो ये जो चित्र है वो तैयब मेहता जी का है। 28वां प्रश्न है, संथाल मल्लाह चित्र किस कलाकार का है? सबसे पहले तो आप सवाल को समझिए। संथाल मल्लाह चित्र पूछा हुआ है। बहुत सारे क्या करते हैं, संथाल शब्द को पकड़ लेते हैं और संथाल शब्द को जोड़ देते हैं राम किंकर वैद से, क्योंकि राम किंकर वैद ने संथाल फैमिली, संथाल परिवार नाम का एक मूर्ति शिल्प बनाया था, और ये हो जाता है गलत। यहाँ पर आपको देखना होगा कि चित्र की बात हो रही है, तो संथाल मल्लाह जो चित्र है वो यामिनी राय का चित्र है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सही उत्तर पा सकते हैं। दूसरा, मैं आपको सबसे अच्छा सजेशन दूंगा कि किसी भी प्रश्न को करने से पहले आप उसको कई बार जरूर पढ़ें, क्योंकि कई बार होता क्या है, जल्दबाजी में हम ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में सवाल पढ़ते हैं और उसका गलत आंसर दे देते हैं, और बाद में जब हम टैली करते हैं तो पता चलता है कि OMR में तो गलत मार्किंग कर दी है, अब उसको सही किया नहीं जा सकता और इसका नुकसान क्या हो जाता है, आपके नंबर कट हो जाते हैं।
जहाँ माइनस मार्किंग होगी वहाँ आपके नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो मेरिट बनती है तो 0.1 0.5 0.6 से फ्लक्चुएट हो जाती है और आप कई कैंडिडेट से पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप सवाल को पहले पढ़ें, उसी सवाल में उसका जवाब छुपा होता है। तो सबसे पहले ठंडे दिमाग से प्रश्नों को पढ़ें और उसके बाद जो सबसे इजी है सवाल है उससे शुरुआत करें और बाद के लिए रख दीजिए आप ऐसे सवाल जिसमें आप माथापच्ची कर सकें, जिसमें आप थिंकिंग प्रोसेस चला सकें और सवाल के जवाब पा सकें। तो इस प्रकार की गलती ना करें कि जल्दीबाजी में और कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप गलत उत्तर दे दें। ठीक है, तो ये तो थे आज के 28 प्रश्न जो बनाए गए थे आपकी तैयारी को देखते हुए। और अभी इसमें बहुत सारे, इस श्रृंखला में बहुत सारे प्रश्न हैं जो धीरे धीरे यहाँ पर पोस्ट होते रहेंगे। और बहुत सारे जो हमारे सदस्य हैं तुलिका दर्शन के, उन्होंने अनुरोध किया है कि आप लोक कला के ऊपर भी हमें कुछ वीडियो बना के दें या आप इसके बारे में जानकारी बताएं हमें। तो मैं उन सबको सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे कार्य को सराहते हैं और जल्द ही 2-4 दिनों में लोक कला के ऊपर आपको जानकारी प्रदान करने वाला एक वीडियो पोस्ट हो जाएगा। थोड़ा उसमें पोस्ट एडिटिंग चल रही है। तो और कई सारे हमारे सदस्य हैं जो टेक्निकल आर्ट के ऊपर भी जानकारी चाहते हैं, तो मैं उनको भी बता दूंगा कि जल्दी ही हम इस पर भी एक क्वेश्चन आर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो तब तक आप वेट कीजिए। जो हमारे पुराने वीडियो हैं, जो हमारे क्वेश्चन आर हैं, उनको देखिए, उनसे ज्ञानार्जन कीजिए और कोई भी आपका प्रश्न है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हमारे वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी हमें इजाज़त दीजिए और आशा करता हूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो आप अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।